अविश्वास प्रस्ताव। पिछले कुछ दिनों में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। इस वक्त देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जहां लोकसभा में आज से अगले 3 दिन इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। जी हां, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 75 में इसे सिर्फ इतना ही कहा गया है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। बता दें कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। इसी को आधार बनाकर लोकसभा में रूल 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। आसान भाषा में कहें तो अविश्वास प्रस्ताव ये जांचने का तरीका है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं। जहां भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल के संसदीय प्रणाली में लिया गया है। आपको बताते चले कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा हो रही है, जहां कांग्रेस गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर से लेकर विदेश नीति तक सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को ये स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में विफल हो गई है, इसलिए मणिपुर में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री ने संसद में ना बोलने का व्रत लिया है, इसलिए उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। देखिए उनके इस बयान में। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, 1 बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है
कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। वहीं लोकसभा में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2017 में और 2022 में 15 साल के एज ग्रुप में कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है। उन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और उन्हें नौकरी रोजगार दिलाने के लिए डबल इंजन की सरकार बताए कि इनकी संख्या क्या है। देखिए उनके इस बयान में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है, इनकी जो आ चुकी है, लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है? 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है, वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में? बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का मुद्दा भी उठाया है, जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाल की गई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, जहां स्थगन आदेश दिया है। ये वो कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि आप सावरकर हो भी नहीं सकते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे, कहां गए थे, किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं, उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे, बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार को कोई खतरा है? आपको बता दें कि लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से देखें तो अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जहां अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए उस पर वोटिंग के समय लोकसभा में मौजूद 50% प्लस 1 सांसदों के वोटों की जरूरत होती, जहां मोदी सरकार आराम से इसे हासिल भी कर लेगी।